वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मधु यादव आप लोग का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वैम्पिक्स में। और कल हमने पावर के कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर दी थी और कल हमने समझा कि क्या है पावर और हम किसे पावरफुल कहेंगे। ओके, अलग अलग डेफिनेशंस पढ़े। हमने पावर की डेफिनेशन को रूट से समझ लिया था। ओके, और आज की क्लास उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू रहेगी। और आज हम लोग पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसका थियोरटिकल बेस देखेंगे। ओके, कल हमने पढ़ा था ना कि अलग अलग थिंकर्स क्या बोलते हैं, रॉबर्ट डाल क्या बोल कर गए, माइकल फूको क्या बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह से पावर के अलग अलग थिंकर्स और उनके अलग अलग स्टेटमेंट्स पढ़े हमने। और उस क्लास को जरूर देखिए क्योंकि एग्जाम के हिसाब से बहुत सारे फैक्ट्स उस क्लास में छुपे हैं। तो अगर आप वो क्लास देख लेते हैं ना तो पावर का कॉन्सेप्ट कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, और उसी की कंटिन्यूटी में आज की भी क्लास होने वाली है। और इसका थियोरटिकल बेस क्या है पावर का, एंड जो लिबरलिस्ट थिंकर है, लिबरलिस्ट आइडिया के अकॉर्डिंग पावर क्या है, एंड मार्क्सिस्ट आइडिया के अकॉर्डिंग पावर क्या है, कम्युनिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है। ठीक, और बहुतंत्रवादी जो होते हैं, मल्टीकल्चरलिस्ट जो आइडियलिस्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग पावर क्या है उसको समझने वाले हैं। ठीक, तो हर क्लास में मेरी आप लोगों के लिए थिंकर्स, स्टेटमेंट एंड बुक्स जरूर जरूर होते हैं क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और इनको हम कभी भी स्किप करने का नहीं सोच सकते। तो इसलिए हर क्लास में आप लोगों के लिए फैक्ट्स लेकर आना मेरा सबसे पहला लक्ष्य होता है क्योंकि एग्जाम में वही आते हैं। ठीक, तो हमारा नेट का एग्जाम कभी भी अनाउंस हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो बस तैयारी शुरू रखिए, तैयारी को जारी रखिए और कंटिन्यू रखिए एक जोश के साथ। बस एग्जाम आएगा और उसकी टक्कर हम देंगे। ठीक, तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स एक और अनाउंसमेंट है। आप लोगों की डेली नेट जीआरएफ की एमसीक्यू सेशन होती है सुबह 9 बजे। तो उस क्लास में भी जरूर जुड़िए। डेली आप लोगों के लिए 50+ क्वेश्चंस लेकर आती हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब प्रैक्टिस में रहेगा तब आप लोग को ये भी एक हैबिट बन जाएगी आपके अंदर कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाता है नेट जीआरएफ के एग्जाम में। ओके, तो जब आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल पता रहेगा तो प्रिपरेशन भी उसी लेवल की होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और कल की क्लास में भी जुड़ना है सुबह 9 बजे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये सारी चीजें मेरे को मोटिवेट करती हैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने के लिए और आप लोगों के फैक्ट्स को इकट्ठा करने के लिए, ताकि आप लोगों के सामने में एक अच्छा प्रेजेंटेशन लेकर आओ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज देखिए हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान शक्ति विज्ञान से कैसे रिलेटेड है। ओके, तो बहुत सारे थिंकर्स ने बोला है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो पावर साइंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो कल हमने पढ़ा था, कलर चेंज करते हैं पहले। तो कल हमने पढ़ा था कि जो पावर है, दिस इज पावर, एंड इसी को लेकर पॉलिटिक्स शुरू होती है। ओके, पॉलिटिक्स आपकी शुरू होती है। और ये पॉलिटिक्स कौन करता है? तो ये पॉलिटिक्स करते हैं दो ग्रुप होते हैं जो क्या चाहते हैं, वो अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि ये जो पावर है उनके कंट्रोल में आ जाए। ठीक, जो बी है वो भी, एक सेकेंड, जो बी है ये भी चाहता है कि इस पावर को मैं ले लूं और जो ए है वो भी चाहता है इस पावर को मैं ले लूं। तो इसी रस्साकसी में आप लोगों के पॉलिटिक्स
का जन्म होता है, पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। ओके, तो पॉलिटिक्स एंड पावर दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और इसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, तो बेसिक मीनिंग ये है और इसको बहुत सरल भाषा में आप लोग को बता रही हूँ, तो इसको समझ लीजिए तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना पॉलिटिक्स एंड पावर, वो क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारे थिंकर्स ने ये भी कहा कि राजनीति शक्ति है। ठीक, तो राजनीति क्या है? राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष भी है। ओके, तो जो राजनीति होती है वो शक्ति के लिए संघर्ष भी है। शक्ति ही पाने के लिए पॉलिटिक्स खेली जाती है। अल्टीमेटली लोग क्या चाहते हैं? अगर हम लोग कंट्री में भी देखें, एक देश में भी देखें, तो यहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी ए और पॉलिटिकल पार्टी बी। अब इलेक्शन करवाया जाता है तो इलेक्शन में ये दोनों ही जी जान लगा देते हैं, जी जान लगाकर बस ये जीतना चाहते हैं। तो जीतना क्यों चाहते हैं? क्योंकि जब जीत जाएंगे और उनके पास जो पावर आएगी, जो पावर इनके पास आने वाली है, वो पावर वैधानिक होगी, लेजिटिमेट होगी, उनके साथ जनता होगी। और जब वो अपनी पावर का एक्चुअल में यूज करेंगे तो वो जनता की इच्छा का नाम दे देंगे कि ये कार्य करने की शक्ति मुझे तो जनता ने दी है। तो अक्सर डेमोक्रेटिक स्टेट में इस तरह से पावर का यूज किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए जो पावर होते हैं, जो पावर है ना, पावर का जो थ्योरी है, इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, बेसिक एलिमेंट्स क्या है? बेसिक एलिमेंट्स क्या है? तो देखिए सबसे पहले है कि जो राज्य की उत्पत्ति है उसका एकमात्र कारण शक्ति माना जाता है। किसे? पावर को माना जाता है। राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति है और इस शक्ति की वजह से ही राज्य का जन्म हुआ है। ओके, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? हॉब्स की थ्योरी को याद कीजिए। ठीक, और हॉब्स जो लेवियाथन की बात करता है कि जो लेवियाथन बनकर तैयार होगा और वो लेवियाथन जिस स्टेट को क्रिएट करेगा, ठीक, ये स्टेट ही हॉब्स, ये जो लेवियाथन है वही इसका स्टेट है और ये स्टेट को बहुत पावरफुल बनाना चाहता है। और जब ये लेवियाथन पावरफुल होगा, उसके पास सारी शक्तियां होंगी, तो क्या करेगा? जो अदर्स, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी छोटी छोटी पावर्स को कंट्रोल करेगा ताकि जो इंडिविजुअल्स है, जो व्यक्ति है सोसाइटी में, वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके। ओके, तो इस पावर की वजह से ही राज्य का उत्पत्ति हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो पावर का कॉन्सेप्ट है, पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो शाश्वत है, ये हर जगह है और ये हमेशा ही होता है। तो शक्ति को हम न्याय भी कहते हैं, शक्ति को, शक्ति ही न्याय है ऐसा माना जाता है। तो कैसे? तो देखिए हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो उस सोसाइटी में एक नियम और कानून बना हुआ है, नियम और कानून बने हुए हैं और हम इन्हीं के अकॉर्डिंग बिहेव करने की कोशिश करते हैं। तो जब इनके साथ और इसे पालन करना हमारे ऊपर बाध्यकारी होता है, हमें उस नियम कानून को मानना ही है, तो ये जो लॉज है वो शक्तिशाली है और ये लॉज जिस इंस्टीट्यूशन द्वारा रेगुलेट होते हैं वो शक्तिशाली है। ठीक, और इस नियम कानून का अल्टीमेट गोल क्या है? कि किसी के साथ भी
अनजस्टिस ना हो, अन्याय ना हो। तो जब भी शक्ति का ये जो इंस्टीट्यूशन है जो कि पावर का यूज कर रहा है, तो वो पावर का यूज इसलिए कर रहा है ताकि डेली लाइफ में आपको न्याय मिल सके। ओके, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। नेक्स्ट है कि जो शक्ति है, शक्ति जो है वो आंतरिक होती है। क्या होती है? वो आंतरिक होती है, अंदर से पैदा होती है। तो जब भी शक्तिशाली जिस व्यक्ति या स्टेट की बात होगी, तो कोई दिखाने नहीं जाएगा कि मैं कितना ताकतवर हूं, नहीं, वो इन्फ्लुएंस होता है, एक हेजेमनी होती है, आंतरिक होती है, और ये बाह्य सुरक्षा प्रदान करती है। जब किसी इंडिविजुअल के माइंड में ये रहेगा कि मुझे ये लॉज मानने ही मानने हैं, तो वो बाहरी तौर पर कोई भी गलत काम करने से बचेगा। तो क्या होगा? शक्ति आंतरिक है। ओके, अब नेक्स्ट है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है या स्टेट होता है, व्यक्ति या स्टेट होता है, वो जो चाहे वो काम करवाने की क्षमता रखता है। ठीक, और शक्ति का यूज आप लोग मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल तौर पर भी कर सकते हैं और हिंसात्मक रूप में भी कर सकते हैं, और आप उनको इन्फ्लुएंस करके भी अपनी पावर का यूज कर सकते हैं। अल्टीमेट करना क्या है? शक्ति तो हम उसे ही कहते हैं जो अपनी बात मनवा ले। एक व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध जाकर काम करवा लेना शक्ति का मीनिंग समझा जाता है। ओके, तो यहाँ पर एक और देख लेते हैं, मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इसका स्टेटमेंट है कि शक्ति, इसने क्या कहा है, बेसिकली पावर के सेपरेशन की बात की है, शक्ति के पृथकीकरण की बात की है। सेपरेशन ऑफ पृथ्वी मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर की बात किसने करी है? तो वो बात करी है मोंटेस्क्यू ने। और इसने किसके बीच में सेपरेशन की बात कही? तो बेसिकली इसने तीन, जो सरकार के तीन अंग है गवर्नमेंट के, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधान पालिका विधायिका, ठीक, और न्यायपालिका, तो इन तीनों के बीच में पावर का सेपरेशन होना चाहिए। तो अगर एग्जाम में ये पूछता है कि शक्ति के पृथकीकरण का सिद्धांत किसने दिया है या सेपरेशन ऑफ पावर थियरी किसने दी है, तो आप लोग का आंसर होगा मोंटेस्क्यू। ओके, तो एग्जाम में नहीं भूलना है, याद रखना है इसको, इसलिए इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखें, बर्टन रसेल। बर्टन रसेल कहते हैं कि शक्ति इच्छित परिणामों को उत्पादित करना है। ओके, यानी जो मैं चाहती हूँ उस परिणाम को रियल में लेकर आना मेरे लिए शक्ति है। ठीक, शक्ति का कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट, राजनीतिक विज्ञान का विकास शक्ति विज्ञान के रूप में हुआ है। एंड आगे कह रहे हैं कि राज्य और सरकार के अध्ययन के बजाय शक्ति अध्ययन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तो अगर राजनीतिक विज्ञान और शक्ति विज्ञान की इंपॉर्टेंस की बात करें तो शक्ति के अध्ययन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है, और इसको हम आईआर के कॉन्सेप्ट में और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आईआर में क्या देखा जाता है कि कौन सा नेशन किस नेशन से ज्यादा पावरफुल है। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग जो आईआर में स्टेट्स होते हैं, जो नेशंस होते हैं, अपने बिहेवियर को फिक्स करते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल आप लोग देखिए, जैसे स्टेट, एक राष्ट्र है ए और एक राष्ट्र है बी, ठीक, और बी ने क्या किया है, बहुत सारे परमाणु हथियारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ठीक, तो ये जो ए है,
ये अपने आप में डर जाएगा और ये भी क्या करेगा, इस शक्ति का मुकाबला करने के लिए अपने हथियारों की संख्या को बढ़ाने लगेगा। ओके, तो अपने आप की शक्ति को बढ़ाने की होड़ शुरू हो जाती है। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी पॉलिटिक्स का स्टडी किया जाता है तो उसमें पावर की भी स्टडी को करना अनिवार्य हो जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक युग में शक्ति का अनुभविक रूप से अध्ययन करने का श्रेय रॉबर्ट डाल को दिया जाता है। ठीक, रॉबर्ट डाल जो कि अनुभविक रूप से पावर के कॉन्सेप्ट का स्टडी करते हैं, इनको इसका श्रेय दिया जाता है। और रॉबर्ट डाल की अगर मैं बात करूं तो रॉबर्ट डाल ने देखिए क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है पॉलिटिक्स में और इनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बेसिकली पावर के कॉन्सेप्ट में इनके क्वेश्चंस कम बनेंगे, लेकिन जो रॉबर्ट डाल इन्होंने पोलारिटी की बात की। ठीक, लोकतंत्र में पोलारिटी के कॉन्सेप्ट की इन्होंने बात कही। और क्या कहा इन्होंने, इसको हम बहुलवादी सिद्धांत कहते हैं। क्या, बहुलवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत किसने दिया है, रॉबर्ट डाल ने दिया है। ठीक, जिसको हम प्लूरलिस्ट थियरी भी कहते हैं। और ये फैक्ट्स आप लोगों के लिए याद रखने जरूरी है, नोटबुक में नोट करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी जा चुके हैं। ठीक, तो इसको स्किप मत करिए कभी भी गलती से भी, वरना आपके नंबर आपके मार्क्स को ये कटवा सकता है। ठीक, तो रिमेंबर रखिए इन पॉइंट्स को और याद रख लीजिए। और इनके इंपॉर्टेंट बुक्स क्या क्या हैं, तो एक तो इनकी बुक है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स 1989 में इन्होंने लिखी है। और दूसरी बुक इनकी है ऑन डेमोक्रेसी। और भी बुक्स हैं, अभी बताऊंगी आप लोगों को, तो इसको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, ऑन डेमोक्रेसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, तो रॉबर्ट डाल को याद रखिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए जो रॉबर्ट डाल है उनका एक और बुक है हु गवर्न्स। ये क्लियर नहीं हो रहा है किसी रीजन से, तो यहीं पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर। मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इनकी बुक है हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन अ अमेरिकन सिटी, 1961 में इन्होंने लिखा था। ओके, नेक्स्ट है कि जो शक्ति को वैचारिक क्षमता या मनोवैज्ञानिक नियंत्रण के रूप में यूज किया जाता है। तो यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि जो पावर है ना, उसको हम क्या करते हैं, शो नहीं कर सकते, उसको हमेशा एक साइकोलॉजिकल फैक्ट के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक, वैचारिक क्षमता के रूप में। ठीक, जिसे अगर डेमोक्रेसी की बात करूं तो इसमें करिश्माई नेतृत्व, ये भी तो एक शक्ति है ना, कैरिस्मेटिक जो इंडिविजुअल का जादू होता है और इंसान उसकी हर एक बात को अच्छा मानता है, सही मानने लगता है, तो वो भी उसकी पावर है। ठीक, यहाँ पर कैट मिलेट एक फेमिनिस्ट थिंकर है, उनकी बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, 1969 में उन्होंने लिखा कि राजनीतिक शक्ति संरचना पर आधारित एक संबंध है जिसके द्वारा एक समूह दूसरे समूह को नियंत्रित करता है। तो बेसिकली ये एक फेमिनिस्ट है और फेमिनिस्ट थिंकर कहते हैं
कि ये जो होल सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल है, ठीक, पितृ सत्तात्मक है, पैट्रियार्कल है। और ये पैट्रियार्कल सोसाइटी मैन एंड फीमेल में डिवाइडेड है, और ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और मेल जो क्लास है वो फीमेल क्लास पर एक तरीके से नियंत्रण करना चाहता है। तो ये पूरी संरचना है, और इस संरचना के अंदर एक समूह, यानी ये वाला समूह इस वाले समूह पर कंट्रोल करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं उदारवादी। लिबरलिस्ट जो थिंकर हैं वो शक्ति के बारे में क्या व्यू देकर गए हैं, क्या कहते हैं लिबरलिस्ट थिंकर। सो बेसिकली जो लिबरलिस्ट हैं वो कहते हैं कि शक्ति राजनीति के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो जो राजनीति होती है वही पावर होती है, और जो पावर है उसी के लिए सारी राजनीति खेली जाती है। उसके अलावा लॉक और बेंथम लिबरलिस्ट थिंकर हैं, और उन्होंने जनता की शक्ति का समर्थन किया है, ठीक। और जो बेंथम, पहले लॉक को देखते, जो लॉक है वो 3 तरह के राइट्स की बात करते हैं ना, लाइफ, प्रॉपर्टी एंड जीवन। लाइफ, प्रॉपर्टी दिमाग से स्किप हो गया, एक और है, मैंने आपको कराया भी है, बहुत बेसिक सा है, फिर भी मैं स्किप कर, याद नहीं आ रहा है मुझे। तो ये 3 अधिकारों की बात करते हैं, और इसके अलावा कहते हैं कि अगर राज्य इन अधिकारों को नहीं देता है तो पीपल, जो जनता है, उसके पास क्रांति करने का भी अधिकार है, ठीक। तो क्रांति करने की शक्ति भी जनता के हाथ में होती है। तो कभी भी स्टेट इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। ओके, तो स्टेट जो है वो जनता की इच्छा, जनता की शक्ति के अधीन होता है, और इसलिए राज्य को जनता के आवश्यकताओं को और उनके कल्याण के बारे में और उनके अधिकारों की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद आते हैं बेंथम, ठीक। और बेंथम क्या करते हैं, उपयोगितावादी सिद्धांत देते हैं, और इन सिद्धांतों का नाम याद रखिए, कौन कौन सी थियरी दे रहा है, कौन सा सिद्धांत दे रहा है, या कौन सी बुक लिख रहा है, कब लिख रहा है, और उस बुक में किस चीज की बात हो रही है। तो इन सारी चीजों को ना, छोटी छोटी चीजों को अपने नोटबुक में नोट कीजिए, ताकि एग्जाम के वक्त आप एक रिवीजन में सारी चीजों को कवर कर लो, ठीक। तो बेंथम जो है यूटिलिटेरियनिज्म का थियरी देते हैं, और इसमें वो वैधानिकता की बात करते हैं, ठीक। और कहते हैं, वैधानिकता की बात करते हैं, और कहते हैं जो स्टेट होता है, स्टेट, तो स्टेट के पास जो पावर आती है उसमें मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है स्टेट की, उसकी सहमति होती है, और ये सहमति ही स्टेट के पावर को लेजिटिमेट करती है, ठीक। तो इसलिए स्टेट को सीमित होना चाहिए, और उस मैक्सिमम पीपल को, मैक्सिमम जनसंख्या को संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये भी एक लिमिटेड स्टेट की बात करते हैं, और जो स्टेट होगा वो हमेशा वैधानिक होना चाहिए, यानी मैक्सिमम पीपल की सहमति उस पर होनी चाहिए, ठीक। तो ये है लॉक एंड बेंथम का जनता की शक्ति का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट है कि शक्ति संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान होती है, यानी जो पावर है वो संविधान में और राजनीतिक व्यवस्था में होती है, किसी एक इंडिविजुअल, ये नहीं कि एक राजा को शक्ति दे दी गई है। भाई जब तक अगर एक राजा को आप पावर दे दोगे तो वो जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो अपनी शक्ति को हाथ से जाने नहीं देगा। तो इसलिए जो पावर को उन्होंने कहाँ पर रखा है, संविधान, ठीक, और स्टेट के जो राज्य व्यवस्था है उसके अंदर रखा है। और
जो संविधान है वो जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है हॉब्स। और हॉब्स क्या है, क्या कहते हैं? तो हॉब्स देखिए, जब हॉब्स अपनी थ्योरी देते हैं लिवियाथन की और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो उनका जो पूरा स्टडी है, पूरी जो थ्योरी है, उसमें वो शक्तिशाली राज्य को अपने पूरे स्टडी का एक सेंटर पॉइंट लेकर चलते हैं। ठीक, तो इनके विचारों का केंद्र क्या है? तो विचारों का केंद्र इनका पूर्ण शक्ति। ठीक, पूर्ण शक्ति। और लेवियाथन, जब वो लेवियाथन लिखते हैं तो लेवियाथन में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो कि मैं यहाँ लिखने वाली हूँ, और ये हॉब्स का स्टेटमेंट है। तो वो लेवियाथन के नाम पे कहते हैं कि जो प्रतिज्ञा एक शक्ति की नींव पर ना टिकी हो तो वो एक शब्द जाल है। ठीक, बहुत ध्यान से और बारीकी से पढ़िए, शब्द जाल है। ओके, और ऐसी प्रतिज्ञा मनुष्य को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। तो इस स्टेटमेंट से आप लोग समझ सकते हैं कि जो हॉब्स का लेवियाथन है वो कितना पावरफुल होगा। उसको हॉब्स ने कितना शक्तिशाली बनाने की बात कही है। तो कहता है कि अगर लेवियाथन कोई प्रॉमिस कर रहा है लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है, तो वो उसका प्रॉमिस एक शब्द जाल है, झूठा है, और वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ठीक, और अगर उसके पास पावर नहीं होगी तो वो अपने प्रॉमिस को पूरा कभी नहीं कर सकता और मनुष्यों को, ह्यूमन बीइंग को सुरक्षा नहीं दे सकता। ठीक, इसलिए उसने स्टेट को पावरफुल बनाने की बात कही है। और इसने अपनी इंपॉर्टेंट बुक लिखी है लेवियाथन कब लिखी? 1651 में, जिसको हिंदी में हम तिमिंजिल भी कहते हैं। ठीक, तिमिंजिल भी कहते हैं। तो इस बुक का नाम, ईयर और हिंदी में इसका क्या नाम है, देन इसका ये स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट आप देखिए, मार्क्सवादियों के अनुसार लेवियाथन क्या है। अब आते हैं, हमने लिबरलिस्ट पढ़ लिया ना कि लिबरलिस्टों ने क्या कहा कि मार्क्सवाद पावर क्या है। अब बारी आती है मार्क्सवादियों की। तो यहाँ पर सबसे पहले जब मार्क्सिस्ट थिंकर किसी भी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, किसी भी वे में बात करेंगे, तो इकोनॉमिक जोन सबसे पहले आएगा। ठीक, तो इन्होंने कहा कि जिसके पास आर्थिक शक्ति है, आर्थिक रूप से जो संपन्न है, वो शक्तिशाली है। तो इनके लिए, इनके अनुसार जो प्रॉपर्टी पर, जिसके पास प्रॉपर्टी है सबसे ज्यादा, वो शक्तिशाली। ठीक, नेक्स्ट ये कहते हैं कि मार्क्स ने शक्ति को उत्पादन के संबंध में एवं साधन के रूप में देखा है। तो अगर मैं बात करूं मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि जिसका उत्पादन के संसाधनों पर कंट्रोल होगा वो ज्यादा शक्तिशाली होगा। ठीक, और यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी बात करते हैं कि जो सोसाइटी है वो अधिसंरचना, बहुत बारीकी से इसको समझने की जरूरत है और एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है।
तो इसको समझ लीजिए तो मार्क्स की ना बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और छोटी सी चीज है बहुत, अधिसंरचना, ठीक, और आधार, वो समाज को इन दो चीजों के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस करके बताते हैं और कहते हैं कि जो ये अधिसंरचना है, ठीक, ये आधार पर डिपेंड करती है। इतना हुआ क्लियर? कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को। जो भी डाउट होता है उसको जरूर पूछे, मैं उसको यही क्लियर करूंगी, ठीक, ताकि आपका कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर हो जाए। तो ये कहते हैं कि जो अधिसंरचना है वो आधार पर डिपेंडेड है। और आधार क्या है? तो आधार वो कहते हैं कि आधार समाज की अचल संपत्ति है, ठीक, अचल संपत्ति है, ठीक। और अचल संपत्ति में क्या क्या आ रहा है? वर्तमान समय में हम टेक्नोलॉजी, ठीक, भूमि, फैक्ट्री, तो ये सारी चीजें ना जिसके पास है कच्चे माल पर जिसका कंट्रोल है, ठीक, उसको इन सभी चीजों को ना आधार कहा जाएगा। सिर्फ इतना समझिए, ठीक। और आगे अब वो कहता है कि इन सभी चीजों पर जिसका कंट्रोल होगा वो समाज का शक्तिशाली वर्ग होगा। इट्स क्लियर? ये समाज का शक्तिशाली वर्ग होगा जिसका आधार पर कंट्रोल होगा, ठीक। अब बात आती है अधिसंरचना की। तो कहता है कि जो अधिसंरचना है ये सामाजिक संबंध है। क्या है? सामाजिक संबंध है। और कहता है कि जिसका आधार पर कंट्रोल है, और जिस तरह से आधार पर कंट्रोल में चेंज होगा, समाज में दो वर्ग है ना, बुर्जुआ है एक तो, और एक कौन सा है? सर्वहारा वर्ग है। तो ये जो होल सोसाइटी है वो आधार के कंट्रोल पर डिपेंड करती है। अगर बुर्जुआ वर्ग का आधार पे कंट्रोल होगा तो वो शक्तिशाली है, अगर सर्वहारा वर्ग का आधार पर कंट्रोल होगा तो वो शक्तिशाली है, ठीक। तो इस तरह से जो आधार है वो सामाजिक सोशल रिलेशंस को चेंज करता है, ठीक। आधार जो है वही सोशल रिलेशंस को बनाता भी है, ठीक। और तभी वो कहता है ना कि जो सोसाइटी है वो चेंज होती रहती है, ठीक। आदिम काल आया, फिर सामंती काल आया, देन पूंजीवाद आया, फिर अब वो साम्यवाद, साम्राज्यवाद, सबकी बात करता है, मार्क्सिस्ट सोसाइटी की भी बात करता है, ठीक। तो इस तरह से ये क्यों आ रहा है, ये अलग अलग स्टेट के टाइप्स क्यों आ रहे हैं? ये इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि समय के अनुसार आधार को लेकर इन दोनों वर्गों में जो समाज में हमेशा विद्यमान रही है उनके सोशल रिलेशंस चेंज हुए, ठीक। और एक और बात कहता है कि जो आधार है वो अपने आप में प्राकृतिक रूप से गतिशील है, ठीक। और ये गतिशील है, ये अपने आप चलता है, इस पे सर्वहारा या बुर्जुआ वर्ग कोई इसमें चेंज नहीं कर सकता, बस उसमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और जिसके पास ज्यादा होता है वो ज्यादा शक्तिशाली। आई होप कि जो अधिसंरचना है जो और आधार का जो कॉन्सेप्ट है और डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में अपने लाइक और क्लियर हो गया या नहीं हो गया यस और नो करके बता दीजिए, ठीक। तो आगे हम देखते हैं कि मार्क्स कहता है कि जिसका नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर होगा, ठीक। जो आधार है जिसकी हमने बात की ना, जो आधार है वही इसके उत्पादन के साधन है, तो वही शासन करेगा, और जो शासन करेगा वो शक्तिशाली होगा, ठीक। नेक्स्ट अब आते हैं ग्रामसी, ठीक। ये एक अमेरिकन है ग्रामसी, और ग्रामसी एक बुक लिखते हैं, कौन सी बुक? द
प्रिजन नोटबुक। ओके, ये इनकी बुक है जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसको जरूर याद रखिए। और ये इन्होंने ड्यूरिंग 29 से 1935 के बीच में लिखी है, ठीक। और ये कहते हैं कि देखो, जो पावर है ना वो शो तो नहीं होती है, लेकिन ये पावर समाज का जो बौद्धिक वर्ग है, जिसके पास सोचने की क्षमता है, जो सोच रहा है, जो शासन कर रहा है, उसको इन्होंने बौद्धिक वर्ग कहा है। जो शासन कर रहा है वो बौद्धिक वर्ग है। और जब ये बौद्धिक वर्ग अपनी बातों को मनवाता है, तो वो जबरदस्ती यूज नहीं करता, वो किसी को मार पीट के नहीं मनवा रहा, बल्कि वो उस पर एक हेजिमनी क्रिएट करता है, ठीक। तो हेजिमनी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये दिया ग्रामशी ने, जिसको हिंदी में आधिपत्य का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक। तो ये कहते हैं कि जो बौद्धिक वर्ग है वो आधिपत्य के द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक। तो ये बेसिकली मार्क्सिस्ट है ना, तो कहते हैं कि जो पूंजीवादी है, जो पूंजीवादी राज्य होता है, वो अपनी शक्ति का यूज आधिपत्य के द्वारा करता है। और ये आधिपत्य कैसे आता है, तो ये भी देखते हैं कि देखिए ये पूंजीवादी है, ठीक। और जब भी ये कोई काम करेगा तो हमेशा ये कहेगा, एक राज्य में जब मान लीजिए यहाँ पर ये राज्य है, ठीक, और ये पूंजीवादी वर्ग है, जो कि ये पूंजीवादी वर्ग है जो कि इस राज्य पर शासन कर रहा है, ठीक। इतना क्लियर है। अब जो पूंजीवादी है, इसका जो हित है, जो इंटरेस्ट है इसका, तो अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए ये क्या करेगा कि राज्य में लोगों को ये बताना शुरू करेगा कि ये जो इंटरेस्ट, जो कि वास्तव में इनका इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट सभी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक। और उनको माइंड में ये रिपीट करा कर अपनी बातों को जनता के मन में सही साबित करते हैं, ठीक। अब क्या होता है, अब ये जो आधिपत्य है, जो हेजेमनी पावर है, लोग क्यों मजबूर होते हैं कि वो कैपिटलिस्ट की बात सुन ले, ठीक। हालांकि ये जानते हैं कि पूंजीवादी उनका शोषण कर रहे हैं, ठीक, लेकिन फिर भी वो उनकी बात को क्यों मानने के लिए तैयार हो जाते हैं? तो इसके पीछे जो कैपिटलिस्ट हैं सोसाइटी के, तो उन्होंने बहुत अच्छी चाल चली हुई है। और क्या है वो कि इन्होंने समाज में जो स्कूल है, जो सिविल सोसाइटी है ना, उस पर अपना कंट्रोल कर रखा है, ठीक। और अपने थॉट्स को, अपने जो भी इनके हित हैं, उनको सबका हित बता रखा है। और जब एक शिशु पैदा होता है और स्कूल में जाता है और वो जो किताबें पढ़ता है, तो उस किताब में भी एक्चुअल में वो किताब कौन लिखता है और किसके हित की बात करता है, तो वो पूंजीवादी के हित की बात कर रहा है। तो जब इसके हित को इस शिशु के मन में स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाएगा, तो उसके माइंड में वही कॉन्सेप्ट डेवलप होगा आगे जाकर। और वो जो बच्चा बड़ा हो जाता है, एक वयस्क बन जाता है, तो वो पूंजीवादी के विचारों को हर एंगल से सही समझने लगता है, ठीक। और उसके अगेंस्ट में कभी जाने की इच्छा नहीं करता, ठीक, क्योंकि उसके लिए तो वो सही है ना, उसको बचपन से सिखाया गया, ओके। और नेक्स्ट, इसके अलावा ये क्या करते हैं, धर्म का यूज करते हैं, चर्च का प्रयोग करते हैं, ठीक, समाज में कई तरह के प्रचार प्रसार करते हैं। और इसके अलावा ये नागरिक समाज में संस्थाओं, अलग अलग संस्थाएं हैं, ठीक, पुलिस है, नौकरशाही है, या फिर सेना है, इनके द्वारा इन सभी का यूज करके एक हेजेमनी क्रिएट करते हैं सिविल सोसाइटी के ऊपर, और फिर अपने आधिपत्य को सही ठहराते हैं,
ठीक, तो इस तरह से जो ग्रामशी है, ग्रामशी ने मार्क्सवाद में एक नया और एक अलग थियरी दिया है। ठीक, और डिफरेंट और बहुत इंटरेस्टिंग थियरी है इनकी। ठीक, तो जिस तरह से मार्क्स ने आधार और अधिसंरचना की बात की थी, अधिसंरचना की बात की थी, उसी तरह ग्रामशी ने भी सिविल सोसाइटी, जो सोसाइटी है, उसको दो भागों में बांटा है और इन्होंने अधिसंरचना का सिद्धांत दिया। ठीक, अधिसंरचना का सिद्धांत दिया और उन्होंने किसी भी राष्ट्र को दो भागों में बांटा, राज्य और नागरिक समाज। ठीक, नागरिक समाज। और इसमें क्या होता है, जो राज्य होते हैं, पहले हम देखते हैं नागरिक समाज को। तो जो पूंजीवादी हैं, इस नागरिक समाज पर अपनी हेजेमनी क्रिएट करते हैं। और ये हेजेमनी कैसे क्रिएट होती है? स्कूल के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से। ठीक, और जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, संस्थाएं, ठीक, पुलिस, नौकरशाही और सेना। तो ये जो सिविल सोसाइटी है, इसको जो पूंजीपति वर्ग है अपने कंट्रोल में रखता है और अपने हित के अकॉर्डिंग इसको चलाता है। इस पर ये जो राज्य का लीडर है, ये कौन है? पूंजीपति है। और ये जो पूंजीपति है अपना आधिपत्य करता है इस पर, ठीक, नागरिक समाज पर, और इस तरह से हेजेमनी क्रिएट हो जाती है। तो जिसके पास हेजेमनी है वो शक्तिशाली है, अकॉर्डिंग टू ग्रामशी। ठीक, इतना समझ आया ना? तो ग्रामशी और मार्क्स, इन दोनों के बीच में ये मेजर डिफरेंसेस है जो कि आपको पता होना चाहिए एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट है कि संरचनात्मक पूंजीवादी संस्था में, संरचनात्मक पूंजीवाद ग्रामशी को कहा जा रहा है। ये ग्रामशी कहते हैं कि संरचनात्मक पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का बाध्यकारी प्रयोग नौकरशाही, पुलिस, न्यायालय और सेना के द्वारा किया जाता है। ओके, अब बात आती है निकोलस पोलांजा की। ठीक, निकोलस पोलांजा ये नए थिंकर हैं मार्क्सवाद के। और निकोलस पोलांजा बेसिकली इन्होंने कुछ टर्म्स यूज किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, निकोलस पोलांजा को संरचनावादी मार्क्सवादी कहा जाता है। ठीक, संरचनावादी मार्क्सवादी, जिसको स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग इनको देखा जाता है। और इनकी इंपॉर्टेंट बुक है स्टेट, पावर एंड सोशलिज्म। ओके, तो स्टेट, पावर एंड सोशलिज्म इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है। अब देखिए निकोलस पोलांजा क्या कहते हैं। निकोलस पोलांजा ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो समाज है उसमें वर्ग और राज्य के बीच में वस्तुगत संबंध होता है। ठीक, वस्तुगत संबंध होता है। और कहता है कि जो राज्य है किसी एक वर्ग के कंट्रोल में नहीं। ठीक, राज्य अपना ऑटोनोमस है। ठीक, लेकिन ये कहना कि उस पर एक वर्ग ही कंट्रोल रखता है, वो है पूंजीपति वर्ग, तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो स्टेट है ना, स्टेट वो देखता है कि उसको किससे फायदा होने वाला है, किस वर्ग से उसको ज्यादा फायदे होने वाला है, और उससे अपने स्वयं वो रिलेशन बनाता है, अपना संबंध खुद बनाता है। ठीक, और अपनी आवश्यकता के अनुसार वो किसी भी एक वर्ग को चुनता है। ठीक, तो ये है निकोलस पोलांजा का बेसिक आइडिया। और इनको स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिस्ट भी बोलते हैं। और इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिलेशन की बात की, पूंजीवाद और राज्य में
ऑब्जेक्टिव रिलेशनशिप होता है, ठीक। सो आगे देखते हैं कि इन्होंने एक और बुक लिखी है, पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस। कौन सी है? पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस। और एक और बुक है इनकी, द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट, ठीक, कैपिटलिस्ट स्टेट 1969। तो निकोलस पोलांजा और ग्रामशी, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ठीक। अब आते हैं रुडोल्फ मिलेविट। तो रुडोल्फ मिलेविट, निकोलस पोलांजा और रुडोल्फ मिलेविट के बीच में एक डिबेट होती है, ठीक। और उस डिबेट में ये दोनों ये बताते हैं कि जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड है उसमें कैपिटलिज्म का क्या फॉर्म है, ठीक। तो हमने रुडोल्फ का तो देख लिया, ठीक। रुडोल्फ ने क्या कहा कि जो कंटेम्परेरी वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें राज्य अपने वर्ग को खुद चुनता है। सोसाइटी में कई क्लास होते हैं, अलग अलग कई क्लास हैं, और उन क्लास में से एक क्लास को स्टेट चुनता है, और वो इसलिए चुनता है ताकि वो अपने इंटरेस्ट को पूरा कर सके, ठीक। लेकिन मिलीवेंट इसके उल्टा कहते हैं, ठीक। और मिलीवेंट को देखिए क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, ये मेंटलिस्ट है, ठीक। और इन्होंने एडवांस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में किस तरह से कैपिटलिज्म ने फॉर्म किया है और किस तरीके से अपने पूरे फॉर्म को चेंज किया है उसके बारे में बताया, ठीक। तो देखिए इन्होंने कहा कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, एडवांस कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उसमें जो पूंजीपति वर्ग होता है अब किसी एक वर्ग पर या क्लास पर कंट्रोल नहीं रखता है। अब वो क्या करता है, जो गवर्नमेंट है या जो नेशन स्टेट है उसके जो कार्यपालिका है, विधायिका, ठीक, प्रशासन, न्यायपालिका, इस पर ही ये डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है। और कैपिटलिस्ट इन सब चीजों पे कंट्रोल करके पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज के वर्ग को कंट्रोल करता है, ठीक। इसलिए इनको इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये सरकार के सभी अंगों को, सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करने की बात करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट है ना, अब वो स्टेट के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, ओके। तो ये है रुडोल्फ मिलीवेंट और पोलांजा का बेसिक डिबेट। ये बहुत थोड़ा सा है, जब आप रुडोल्फ और मिलीवेंट के, जो रुडोल्फ और मिलीवेंट, पोलांजा और मिलीवेंट, माफ कीजिए, पोलांजा और मिलीवेंट के डिबेट को पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा भी आता है इनको पढ़ने में। तो जब अगर आप लोग को इसके बारे में पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो रुडोल्फ मिलीवेंट और हम लोग पोलांजा, इन दोनों का डिबेट भी कर लेंगे एक दिन, ओके। और इन्होंने देखिए ऑर्गेनिक स्टेट की बात की। तो ये जो टर्म्स है इसको जरूर याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं नारीवादियों के अनुसार शक्ति का सिद्धांत। तो नारीवादी, जब भी नारीवादी आएंगे तो एक चीज की तो जरूर बात करेंगे, वो है पैट्रियार्की। तो नारीवादी जो फेमिनिस्ट है वो कहते हैं कि शक्ति का केंद्र है पितृसत्ता, ठीक। और ये जो समाज है उस पे एक पितृसत्तात्मक अवधारणा और विचार, या ये जो समाज है वो पूरा स्ट्रक्चर ही पैट्रियार्की है, ठीक। और इस पैट्रियार्की में पुरुषों की प्रधानता है, ठीक। और ये जो पुरुष हैं इनके पास ही सारी पावर होती है। किसके पास? जो मेल होता है सोसाइटी का, उसके पास ही सारी पावर होती है, ओके। नेक्स्ट देखिए, जो ये कहती है कि पितृसत्ता के कारण
महिलाएं आर्थिक और राजनीतिक रूप से निम्न है, यानी कम है। क्यों? क्योंकि जो पितृ सत्ता है उसके अंदर ही तो सारी पावर है, और जब पावर इनके पास है तो कंट्रोल भी इनके पास है, और जब कंट्रोल इनके पास है तो जो भी राज्य का जो काम होगा, जो स्टेट का काम होगा, और जो स्टेट पॉलिसी बनाएगी, तो इसमें पॉलिसी में जो दृष्टिकोण या हित होगा, जो दृष्टिकोण और हित होगा वो किसके लिए होगा? वो तो मेल सोसाइटी, मेल के लिए होगा ना। महिलाओं के आवश्यकताओं और महिलाओं के हितों के बारे में एक महिला जितने अच्छे से समझ सकती है उतने अच्छे से एक पुरुष नहीं समझ पाएगा। ठीक? और ये जो पुरुष है अपने हितों को ही आगे रखेगा, और जब तक महिला इस स्थान तक नहीं पहुंचती है ना, स्त्री जब तक इस स्थान तक नहीं पहुंचेगी तो उसके हितों की बात भी नहीं हो पाएगी, और जब हित की बात नहीं होगी उसके पास शक्ति भी नहीं है। ठीक? तो एक्चुअल पावर किसके पास है? वो पुरुषों के पास है, और पुरुष स्त्री को अपने पास में पावरफुल बनने तो देगा नहीं। तो इसलिए जो महिलाओं का समाज में स्थान है वो निम्न स्तर का है। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है कि आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है और कमेंट करते रहना है कंटिन्यूसली, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। अब है जो उत्तर आधुनिक विचारक हैं वो शक्ति को क्या सोचते हैं, क्या है शक्ति पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव में। सबसे पहले आते हैं माइकल फूको। तो माइकल फूको एक पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं और इन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया है पावर को लेके। ओके, सो देखिए क्या कहते हैं, इनकी एक बुक है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 में इन्होंने लिखी। ठीक? और इनकी जो शक्ति की संकल्पना है, जो इनका कॉन्सेप्ट है, उसमें उन्होंने एक वर्ड कैपिलरी यानी केशिकाएं वर्ड को यूज किया है, और इन्होंने कहा है कि जिस तरह से शरीर में केशिकाएं फैली होती हैं उसी तरीके से जो पावर है वो पूरे समाज में फैला होता है। ठीक? और ये जो पावर है ना वो दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, और कोई उसे पहचान ले ये भी मुश्किल है। ठीक? तो इसके लिए ना वो एक प्रैक्टिकल आइडिया देते हैं। ठीक? और ये बेंथम की बुक भी है, बेंथम। ठीक? तो प्रैक्टिकम की एक बुक आइडिया देते हैं और कहते हैं इसमें है क्या बेसिकली कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है। ठीक? और इस बिल्डिंग में कई सारे कैदी हैं, छोटे छोटे, और यहाँ पर एक होल, ठीक, एक छेद बना हुआ है, और इन सभी को ये बताया गया है कि यहाँ से आप लोगों को वॉच किया जाता है, और आप लोग कोई भी मिसबिहेव करेंगे तो आप लोगों को दंडित किया जाएगा, आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक? ये बात इस जेल में बंद कैदियों को समझा दिया गया है। अब क्या है कि जरूरी नहीं है, वास्तविकता में ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक्चुअल में कोई वॉच कर रहा हो, कोई इनको देख रहा हो या इन पर निगरानी रखे। ठीक? निगरानी मान लीजिए नहीं रख रहा है, फिर भी इन कैदियों के मन में एक भय है। ठीक? इनको तो नहीं पता है ना कि देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन इनके मन में एक भय है कि हमें यहाँ से वॉच किया जा रहा है, इसलिए हम कोई भी मिसबिहेव करेंगे तो हमें पनिशमेंट दी जाएगी। तो इस भय की वजह से वो कोई भी मिसबिहेव नहीं करेंगे, कोई भी मिसबिहेव करने के लिए वो 100 बार सोचेंगे। एक्चुअल में वो मिसबिहेव करेंगे ही नहीं,
क्योंकि उनके पास इस पिनेप्टिकम जो जो उनके माइंड के अंदर भरा गया है वो पावर वर्क कर रही है। ठीक, तो ये एक कैपिलरी है, वो काम कर रही है अपने आप। ठीक, उसको गवर्न करने की या चलाने की, प्रोसेस में लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो नेक्स्ट है कि जो शक्ति है, इनकी एक तो बुक है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, अ हिस्ट्री ऑफ इंसेंटिटी इन द एज ऑफ रीजन, 1964 में ये लिखते हैं। ओके, और ये क्या कहते हैं कि शक्ति के माध्यम से आइडेंटिटी और आत्मनिष्ठा का निर्माण किया जाता है। यानी एक आइडेंटिटी, पावरफुल आइडेंटिटी एक शक्ति के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। और ये बात करते हैं वो अपनी एक बुक, एक उनकी बुक है गवर्नमेंटलिटी, गवर्नमेंटलिटी। ठीक, इनकी एक बुक है और उसमें ये कहते हैं कि जो शक्ति है वो आइडेंटिटी और आत्मनिष्ठा का निर्माण करता है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, किसका निर्माण करता है? आत्मनिष्ठा और पहचान। पहचान, तो इन दोनों का निर्माण शक्ति के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है माइकल फूको की बुक है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। ठीक, अब देखिए, जो माइकल फूको कहते हैं कि शक्ति कोई वस्तु या तत्व नहीं है। ठीक, अगर वस्तु या तत्व होती तो वो दिखाई देती और उसको चलाने की जरूरत पड़ती, लेकिन ये तो केशिकाएं हैं, कैपिलरी है, और इस कैपिलरी को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप चलती है। ठीक, और नेक्स्ट है कि किसी संस्था या लोगों के समूह में स्थित है, बल्कि शक्ति का प्रयोग एक तकनीक के रूप में किया जाता है। तो ये तकनीक जो प्रैक्टिकल आपको बताया उसके द्वारा यूज किया जाता है। ठीक, एक शक्ति का प्रयोग। अब बात करते हैं शक्ति के वितरण के बारे में। तो जो बहुलवादी हैं, विशिष्ट वर्गीय, इसमें कहते हैं कि शक्ति का समाज में समान वितरण नहीं होता है। ठीक, क्योंकि समाज में अलग अलग कई सारे ग्रुप होते हैं और इनकी पावर डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक, तो समाज में इसका वितरण समान रूप से नहीं किया जाता और शक्ति का केंद्रीयकरण कुछ ही विशिष्ट लोगों के हाथ में हमेशा बना रहता है। ठीक, किसके हाथ में? जो समाज का अभिजन वर्ग है। ठीक, जो संख्या में छोटा भी होता है और शक्तिशाली भी होता है, तो उसी के हाथ में हमेशा जो पावर है वो बनी हुई होती है। ठीक, और समाज के हाथों में ये जो शक्ति है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये कहते हैं ना कि शक्तिशाली, हर कोई शक्तिशाली होता है, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आगे बहुलवादी जो है वो बात करते हैं कि शक्ति संबंधात्मक होता है और सापेक्षित होता है। यानी शक्ति में दो लोगों का होना, एक कमजोर और एक पावरफुल का होना अनिवार्य है। और जो शक्ति है वो नॉन जीरो सम गेम पर भी आधारित हो सकता है, नॉन सेक्शनल या नॉन जीरो सम आधारित गेम पर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि जो शक्तिशाली है वो कमजोर वर्ग को नुकसान पहुंचाए ही पहुंचाए। ठीक, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये जो शक्तिशाली वर्ग है ये कमजोर जो समूह है उसकी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए भी काम करे या उसके हित के लिए भी काम कर दे। ठीक, तो इस तरह से अब देखिए, अब बात आती है सत्ता और शक्ति की। तो कल भी हमने बात की थी, जो सत्ता है और जो शक्ति है वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सत्ता क्या है। तो सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का एक गुण होता है जो कि क्या करता है? किसी की स्वेच्छा से प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स जो भी अथॉरिटी होती है,
ठीक, अथॉरिटी होती है वो जनता की सहमति के साथ यूज की जाती है। ठीक, अपने आसपास ही देखिए, जब आप एमएलए का चुनाव होता है तो एमएलए को जब आप चुनते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि वो आपके हित के लिए काम करे। ठीक, और जब मैक्सिमम लोगों ने उस एमएलए को चुना है तो इसका मतलब है उसको वैधता प्रदान की गई है कि वो आपके हितों के लिए काम करे। भले इन प्रैक्टिकल कुछ भी हो सकता है, बट थ्योरी में यही है। सत्ता के दो घटक बताए जाते हैं, शक्ति और वैधता। कि अगर सत्ता किसी के पास है तो वो सत्ता तभी सत्ता होगी जब उसके पास पावर होगा, और जब पावर नहीं होगा ना तो उसकी तो कोई नहीं सुनने वाला। ठीक, सभी उसकी बात माने, इसलिए जरूरी है कि उसके पास पावर हो, और जो पावर है वो जरूरी है कि वैधानिक हो। तो वैधानिक कैसे होगी? उसको जो वैधानिकता है वो डायरेक्ट जनता से मिलेगी। ठीक, जनता, संसद या संविधान उसको वैधानिकता प्रदान करेगा। और बेंथम के अकॉर्डिंग ये जो वैधानिकता है परंपराएं भी प्रदान करती है। ओके, ट्रेडिशंस भी शक्ति को वैधानिकता देती। तो लीजिए बेंथम भी आ गए यहाँ पर। तो बेंथम वैधानिकता की बात करते हैं और कहते हैं कि जो निर्णय निर्माण है वो सभी के लिए होता है, किसी एक वर्ग या एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, इसलिए हमेशा ही वो वैध होना चाहिए। ओके, अब है जोसेफ डी मेट्रे, और ये कहते हैं कि सत्ता के सिद्धांतों में विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित करने का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम है। ठीक, तो विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित करना ही सत्ता सिद्धांत में विश्वास को पैदा करने का एक स्रोत। अब है शक्ति और सत्ता। तो शक्ति और सत्ता में जो मेजर रिलेशन है वो है कि जो शक्ति है वो शक्ति का वैधानिक रूप सत्ता। ठीक, तो सत्ता शक्ति का वैधानिक रूप है, यानी वो लेजिटिमेट हो जाता है तो वो सत्ता में चेंज हो जाता है। अब क्या है नेक्स्ट, शक्ति को दीर्घकालीन बनाने के लिए शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करना जरूरी है। ठीक, बहुत अच्छी बात। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको शक्ति को मेंटेन करके रखना है ना, शक्ति को हमेशा के लिए लंबे समय के लिए रखना है, तो उसको सत्ता में परिवर्तित कीजिए, तभी वो शक्ति आप लोगों के पास लंबे समय तक रह पाए। ओके, नेक्स्ट है कि प्रत्येक प्रकार की शक्ति सत्ता नहीं होती और सत्ता में शक्ति होना आवश्यक है। सो बिल्कुल करेक्ट और इजी पॉइंट है कि प्रत्येक हर तरह की शक्ति को तो हम सत्ता नहीं कहेंगे ना। हर कोई थोड़ी ना आके एक ही टाइम में शासन कर लेगा या गवर्नमेंट को चला लेगा। तो हर शक्ति सत्ता नहीं होती है, और अगर सत्ता है तो उसमें शक्ति होना आवश्यक है। लेजिटिमेसी की बात की हमने कल भी करी थी, और लेजिटिमेसी की बात कौन करता है? तो भाई बेंथम करते हैं। और शक्ति सत्ता के लिए जरूरी है और सत्ता के लिए वैधता जरूरी है। ठीक, इसलिए जो वैधता है वो शक्ति को तार्किक बनाता है। ठीक, यानी जब कोई शासन करता है ना, तो जब अपनी पावर का वो यूज करता है तो लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा करने की कोशिश करता है अपने रैशनल थॉट के साथ कि मैं जो काम कर रहा हूं वो आप लोगों के हित के लिए है या आप लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ठीक, तो जो वैधानिकता है वो शक्ति में स्थायित्व लाता है और उसे दीर्घकालीन बनाता है। ठीक, समझ आया इतना? अब देखिए वैधता कौन देता है? तो ये देती है जनता। तो जनता की शक्ति ही वैधता प्रदान करती है। नेक्स्ट है लिपसेट, और लिपसेट कहते हैं कि किसी राजनीतिक प्रणाली की वैधता
लोगों के मन में ये विश्वास पैदा करना और कायम रखने की क्षमता है। ठीक, तो ये लेजिटिमेसी की बात करते हैं कि लोगों के मन में एक विश्वास पैदा होना चाहिए राजनीतिक प्रणाली को लेकर, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, तभी जो जनता की शक्ति है वो अथॉरिटी को मिल पाए। ओके, अब देखिए जो हेबरमास है वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना वो वैधता की बात करती है, लेकिन इन रियलिटी क्या है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमेशा लेजिटिमेशन क्राइसिस होता रहता है, हमेशा उस पर एक खतरा बना रहता है। ठीक, ये एक मार्क्सिस्ट थिंकर है हेबरमास, न्यू मार्क्सिस्ट हैं। तो एग्जाम में इस पे भी एक बार क्वेश्चन आया था कि कई सारे थिंकर्स दे दिए थे जिसमें से क्लासिकल मार्क्सिस्ट भी थे, लेकिन इनको दिया गया था जिसमें ये पूछा गया था कि कौन नियो मार्क्सिस्ट है। ठीक, तो हेबरमास इनकी बुक है लेजिटिमेशन क्राइसिस, और देखिए इन्होंने कहा कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है उसमें हमेशा वैधता की संकट रहती है। ठीक, और पूंजीवादी समाज में जो अर्थव्यवस्था है वो विषमता मूलक होती है, यानी डिफरेंट होती है। इसलिए जो हर पूंजीवादी वर्ग अपने आप के कंट्रोल को, अपनी अथॉरिटी को, अपने लेजिटिमेशन को बढ़ाना चाहता है, इसलिए पूंजीवादी समाज में हमेशा से एक जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी करता है उसके ऊपर संकट बना रहता है। ठीक, तो ये था जुगन हेबरमास का कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास बस खत्म होने वाली है, और क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, राजनीतिक प्रणाली द्वारा लोगों के कल्याण का दावा किया जाता है, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था होती है पूंजीपतियों के हित तथा आम जनता की आशाओं के बीच में समन्वय स्थापित करने में अक्सर क्या होता है, फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बार बार जनता से अथॉरिटी या वैधता लेने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो आज की क्लास बस इतनी ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जो भी इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना भी नहीं भूलना है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में, और थैंक यू फॉर टुडे। ये रहा आपका बड़ा सा थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर कर देना।